गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर, लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण बिंदु दितांत, और इसको कहा जाता है तनाव शैथिल्य। अपन इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व राजनीति में एक द्वंद्व प्रारंभ हुआ, और इस द्वंद्व को विचारकों ने, विद्वानों ने नाम दिया शीत युद्ध। अंग्रेजी में से कोल्ड वार कहा गया। और ये जो शीत युद्ध था, दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ जिसे आज अपन रसिया कहते हैं, 1991 में से पूर्व उसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इन दोनों के मध्य एक तकरार थी, एक ऐसी तकरार, एक ऐसा द्वंद्व, एक ऐसा संघर्ष जो डायरेक्ट युद्ध तो कहीं नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये हर मोर्चे पर संघर्ष में संलग्न थे। और ये संघर्ष था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नेतृत्व को लेकर, ये संघर्ष था राष्ट्रीय हितों को लेकर, और ये संघर्ष था एक विचारधारा के प्रसार के। जहां अमेरिका पूंजीवाद का प्रणेता था, पूंजीवाद का प्रसार चाहता था, और शीत युद्ध में वो सोवियत संघ के साम्यवादी स्वरूप को समाप्त करना चाहता था। वहीं सोवियत संघ का मुख्य उद्देश्य था विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना और पूंजीवाद का अंत करना। बस इस दोनों की आपाधापी में, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा में जो एक कड़ी टक्कर हमें 1945 से लेकर के 1991 तक, लगभग 45 साल तक जो देखने को मिली, उसे विद्वानों ने नाम दिया शीत युद्ध। और फिर इस शीत युद्ध के दौरान, इस शीत युद्ध की अवधि के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब ऐसा लगा कि शीत युद्ध लगभग समाप्त हो गया है, और दोनों के बीच में जो तनाव था, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो अब तक तनाव चला आ रहा था, वो तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा, और इसको नाम दिया गया तनाव शैथिल्य, यानी कि दोनों शक्तियों में तनाव में शिथिलता। ये एक अल्प अवधि रही, लेकिन फिर भी इस अल्प अवधि में दोनों महाशक्तियों के मध्य मधुर संबंध देखे गए। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के करीब आई, और दोनों महाशक्तियों ने अपने संघर्ष को एक समय के लिए, कुछ समय के लिए टाल दिया और सहयोग किया। मित्रता की पिंगी बढ़ने लगी, और इससे तनाव शैथिल्य नाम दिया गया। आज अपन इसी तनाव शैथिल्य की बात करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक और बात कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित एक मेरी एक पुस्तक आ रही है, नाम है राजस्थान का सामान्य ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया। राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रामाणिक पुस्तक है। ये पुस्तक काफी शोध के बाद लिखी गई है, और आरएस जैसे एग्जाम्स को भी ये पूरा का पूरा कवर करती है। कोई भी एग्जाम हो, छोटा या बड़ा, सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसका एक बार अध्ययन जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं तनाव शैथिल्य या दितांत। अर्थ और परिभाषा। दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में दितांत से अभिप्राय सोवियत अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावना से। दितांत, जिसे अपन दूसरे शब्दों में हिंदी में तनाव शैथिल्य कहते हैं, ये जो दितांत शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है तनाव में शिथिलता। यानी दोनों महाशक्तियों के बीच में जो तनाव चरम पर था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसे हमने नाम दिया शीत युद्ध, इस तनाव में कमी दृष्टिगोचर होने लगी। और जब कमी आई, दोनों के सहयोग बढ़े, दोनों में मित्रता बढ़ी, दोनों में दिन प्रतिदिन शांतिपूर्ण अस्तित्व की जो भावना पैदा हुई, उसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में तनाव शैथिल्य या दितांत कहा गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार दितांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है। ये ऑक्सफोर्ड शब्दावली से इसका अर्थ है कि ऑक्सफोर्ड शब्दावली में लिखा गया है कि दितांत का शाब्दिक अर्थ है दो राज्यों के मध्य तनावपूर्ण संबंध समाप्त होना। हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये जो समय आया 1970 का जो दशक था, 1970 से लेकर के 1979 तक, और मुख्य रूप से 1973 से लेकर के 1979 तक, 1973 से 1979 तक, ये जो समय था, इस
समय को द्वितांत या तनाव शिथिलता का समय माना जाता है और इस समय ऐसा लग भी रहा था कि दोनों के मध्य तनाव हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। डॉक्टर बीके श्रीवास्तव के अनुसार अमेरिका और सोवियत संघ ने अब शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया, जिसे द्वितांत के नाम से जाना गया। यानी कि डॉक्टर बीके श्रीवास्तव ने यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने शीत युद्ध के दौरान जो तनावपूर्ण संबंध थे, जो संघर्षपूर्ण संबंध थे, जो युद्ध जैसी स्थितियां थी, उनको समाप्त करने का जो निर्णय लिया था, उसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्वितांत कहा गया। द्वितांत का अर्थ यह कदापि नहीं है कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद पूर्णतः समाप्त हो गए और उनमें वैचारिक मतभेद नहीं पाए जाते थे या उनमें आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। यह भी ध्यान रखिएगा, द्वितांत का अर्थ ये कदापि नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद पूरी तरह समाप्त हो गए और दोनों महाशक्तियां पूरी तरह से अच्छे मित्र बन गए, ये बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इतना है कि इनमें पर्दे के पीछे संघर्ष चलता रहा, प्रत्येक पर्दे के बीच में इन प्रतिस्पर्धा चलती रही। ये प्रतिस्पर्धा आर्थिक क्षेत्र में भी थी, राजनीतिक क्षेत्र में भी थी, सैनिक क्षेत्र में थी और वैचारिक मतभेद बने रहे। यानी कि जो पूंजीवाद और साम्यवाद का जो टकराव था, जो विचारधाराएं थी, वो बनी रही, लेकिन फिर भी इनके साथ साथ इन्होंने आपस में सहयोग किया और इसी सहयोग को ही द्वितांत कहा गया। तो द्वितांत तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों के संबंध एकदम अच्छे हो गए, संबंध वैसे के वैसे रहे, लेकिन इनको अच्छा करने की कोशिशें की गई। द्वितांत की विशेषता यह थी कि सैद्धांतिक मतभेदों एवं प्रतियोगिता के बावजूद इन महाशक्तियों में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में बाधा प्रस्तुत होने नहीं दी। यानी कि प्रतिस्पर्धा चलती रही, संघर्ष चलता रहा, वैचारिक मतभेद बने रहे, लेकिन फिर भी इसी दौरान इनमें सहयोग देखा गया। सहयोग मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में इनके बीच में सहयोग देखा गया। दोनों करीब आने की चेष्टा करने लगे, एक दूसरे का लाभ उठाने की कोशिश भी इन्होंने की। एक दूसरे को जितना फायदा ये दे सकते थे, ये ले सकते थे, वो भी इन्होंने कोशिश से जारी रखी। मतभेद बने रहे, लेकिन सहयोग भी देखने को मिला। वस्तुतः द्वितांत का अर्थ शीत युद्ध की समाप्ति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। द्वितांत का अर्थ मतलब ये कदापि नहीं कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध बना रहा, संघर्ष बना रहा, प्रतिस्पर्धा बनी रही, लेकिन साथ में सहयोग भी देखा गया। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि महाशक्तियां अपना वर्चस्व अथवा सर्वोपरिता बनाए रखने में अभिरुचि नहीं रखती। ये भी मत सोचिएगा कि सब कुछ ढीला पड़ गया, अब दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं रही, दोनों के बीच में सारे संघर्ष समाप्त हो गए। पर्दे के पीछे वो सारी चीजें जारी रही जो पहले भी चल रही थी। शीत युद्ध जो चल रहा था वो पहले फ्रंट में था, सामने था, खुलकर था, अब वो पर्दे के पीछे चला गया। यानी कि सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी इसमें जारी रहा और दोनों ने एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टाएं इस दौरान भी जारी रखी। द्वितांत का सीधा साधा अर्थ यह है कि महाशक्तियों ने निर्णाधिक रूप से अपनी प्रतिस्पर्धा के मानदंडों को आंशिक रूप से संहिताबद्ध करने का प्रयत्न किया था। द्वितांत का केवल इतना अर्थ है कि महाशक्तियों ने इस बात को समझा कि अब वो संघर्ष जो अब तक था वो हमारे हित में नहीं है, इसको थोड़ा सा हमें ठीक करना चाहिए, अपने संबंधों को थोड़ी मजबूती देना चाहिए, अपने आप को एक दूसरे के करीब लाने की चेष्टा करनी चाहिए, ताकि संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी संभव हो सके और जो फायदा एक दूसरे से उठा सकते थे उस फायदे को भी उठाया जा सके। द्वितांत के कारण अथवा द्वितांत आचरण के निर्धारक तत्व, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे ये जो द्वितांत का काल आया, ये जो द्वितांत की अवधि आई, ये जो चीज हमारे सामने है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इसके पीछे क्या कारण रहे। पहला है पारस्परिक राष्ट्रीय हित। दोनों महाशक्तियों के नेताओं एवं अभिजन ने यह सोचा कि अस्त्र शस्त्रों पर धन खर्च करने के बजाय अपने अपने देश में आम आदमी के भविष्य को सुखद बनाने के लिए धन खर्च करना लाभकारी है। इस द्वितांत की अवधि के दौरान दोनों महाशक्तियों के जो कर्ता व्यक्ति थे, जो नेतागण थे, जो अभिजन का मतलब था एलाइट ग्रुप, जो सबसे ऊंचे तबके के लोग होते हैं जिनका वर्चस्व रहता है, इन लोगों ने ये सोचा कि अपन एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा पर, विशेष रूप से अस्त्र शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा पर धन खर्च क्यों कर रहे हैं। इतने अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करके करेंगे भी क्या, अगर कर भी लेंगे तो इससे केवल विनाश होगा, विकास नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस पर धन खर्च करने की बजाय ये धन यदि अपनी जनता के लिए लगाए,
अपनी जनता के कल्याणकारी कार्यों के लिए लगाएं, उनके सुखद भविष्य के लिए लगाएं, तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा और जनता को फायदा पहुंचाया जा सकता है। वरना अपने धन खर्च करते रहेंगे अस्त्रों शस्त्रों तकनीक आदि के ऊपर और अपनी जनता के लिए अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही सोचकर दोनों महाशक्तियों ने अपना जो पारस्परिक हित था, जनता की भलाई, उसको समझने की चेष्टा की थी, इसीलिए दोनों करीब आए थे। सोवियत संघ की आर्थिक आवश्यकताएं। तकनीकी ज्ञान के अभाव में सोवियत संघ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। साइबेरिया में उपलब्ध विशाल गैस भंडारों का दोहन नहीं कर पाया। रसिया जिसे आज हम कहते हैं, पूर्व में सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ के पास साइबेरिया जैसा एक विशाल इलाका है और आज भी उस साइबेरिया में इतने खनिज संसाधन हैं। और समस्या ये रही कि सोवियत संघ के पास तकनीकी ज्ञान नहीं था, जिसके कारण से वो इन विशाल खनिज पदार्थों का दोहन नहीं कर पाया, उनको निकाल नहीं पाया। वहाँ पर क्रोम के भंडार, वहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार और सबसे मजबूत चीज़ जिसके लिए सोवियत संघ जाना जाता था वो था प्राकृतिक गैस। उसके विशाल भंडार वहाँ पर थे और इसके कारण से वो उनका दोहन नहीं कर पाया और दोहन नहीं कर पाया तो आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। और दूसरी बात, सोवियत संघ एक विशाल राज्य था, विशाल जनसंख्या वाला राज्य था और उसके विशाल जनसंख्या को खाने के लिए अनाज चाहिए था और इन सब इस शीतयुद्ध की राजनीति के कारण से वो अनाज में भी यानी कृषि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था। सोवियत संघ को अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की अनवरत आवश्यकता रही है, जिससे वह अमेरिका से सौहार्दपूर्ण संबंधों के वातावरण में आसानी से प्राप्त कर सकता था। अमेरिका के पास हमेशा अतिरिक्त खाद्यान्न रहा है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पास हमेशा से ज़्यादा अनाज रहता था। ये भी लोग बताते थे अमेरिका को कि वो गेहूं को समुद्र में बहा देता था, क्योंकि उसके पास उसको रखने के लिए भी जगह नहीं थी, इतना खाद्यान्न उसके पास रहता था। और सोवियत संघ की मोटी समस्या थी कि उसके लिए, उसकी जनता को खिलाने के लिए उसके पास खाद्यान्न नहीं। अगर वो अमेरिका से अच्छे संबंध बना ले तो वो खाद्यान्न जो अमेरिका के पास अतिरिक्त पड़ा है वो उसको बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए सोवियत संघ की कुछ ऐसी आवश्यकताएं थी, वो आवश्यकताएं अमेरिका से संबंधों को मधुर करके, मजबूत करके आसानी से दूर की जा सकती थी। इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही एक दूसरे के करीब आए थे। अमेरिका को कच्चे माल की आवश्यकता। सोवियत संघ में कच्चे माल के विशाल भंडार थे और अमेरिका के उद्योगों के लिए उन्हें आसान शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता था। सोवियत संघ के पास गैस, पेट्रोलियम और क्रोम के विशाल भंडार है, जिन्हें व्यापारिक आधार पर प्राप्त करने में अमेरिका के अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। जैसे भी मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ के पास एक समस्या रही खाद्यान्न की और अमेरिका के पास अत्यधिक खाद्यान्न था। तो सोवियत संघ की समस्या क्या थी? खाद्यान्न। और अमेरिका की समस्या क्या थी? कच्चा माल, क्योंकि उस समय अमेरिका धीरे धीरे एक विशाल औद्योगिक राष्ट्र के रूप में पनप रहा था और उसके विशाल उद्योगों को और उस उद्योगों में काम के लिए उनको एक कच्चा माल चाहिए था। और वो कच्चा माल कहाँ था? सोवियत संघ। जैसे कि अतिरिक्त खाद्यान्न अमेरिका में था, वैसे ही कच्चा माल सोवियत संघ में था। सोवियत संघ अमेरिका से मजबूत संबंध करके खाद्यान्न प्राप्त कर सकता था, वैसे ही अमेरिका सोवियत संघ से अपने संबंध सुधार करके वहां से कच्चा माल भी प्राप्त कर सकता था। इसलिए दोनों की जो पारस्परिक आवश्यकताएं थी, इन आवश्यकताओं ने दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की चेष्टा की और इसमें ये सफल भी हुए। दोनों कुछ समय के लिए करीब आए और दोनों के बीच में संधियां, समझौते हुए और इसके परिणाम स्वरूप कुछ इनकी आवश्यकताएं एक दूसरे से पूर्ण हुई थी। इसलिए दोनों की पारस्परिक आवश्यकताओं ने शीत युद्ध में कमी लाने की चेष्टा की। आणविक संतुलन। प्रारंभ में अमेरिका आणविक अस्त्र शस्त्र संपन्न राष्ट्र था। सोवियत संघ ने वर्ष 1949 में अणु विस्फोट किया तो आणविक असंतुलन संतुलित हो गया। आणविक विनाश से बचने के लिए दोनों महाशक्तियों में संवाद प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता थी। देखिए, हम ये जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। अमेरिका के पास ये 2 ही परमाणु बम थे और दोनों परमाणु बम गिराने के साथ ही अमेरिका का परमाणु का खजाना खाली हो गया। लेकिन सोवियत संघ को यह पता चल गया कि परमाणु अस्त्र होता है और अमेरिका के पास था, इसलिए सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाने की दिशा में अपने प्रयास तेज कर दी। उसके लिए उसने विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने प्रारंभ कर दी और अंततः 1949 में 1945 के ठीक 4 साल बाद
1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण करके परमाणु क्षमता हासिल कर ली। अब तक जो परमाणु संतुलन था वो अमेरिका की तरफ झुका हुआ था, एक ही राष्ट्र था जो परमाणु शक्ति संपन्न था, लेकिन अब परमाणु शक्ति संतुलन बराबर हो गया, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए और अमेरिका के साथ साथ सोवियत संघ भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। इसलिए जो शक्ति का असंतुलन था वो संतुलित हो गया। अब दोनों इस बात से डरने लग गए कि अगर भयानक युद्ध होता है तो दोनों महाशक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न है और वो परमाणु बम का प्रयोग कर सकती है, इससे दोनों को नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। शीत युद्ध काल में अमेरिका की प्राथमिकता थी साम्यवाद का अवरोध, वहीं सोवियत संघ की प्राथमिकता थी साम्यवाद का विस्तार और पूंजीवाद का अंत। ये मैं आपको प्रारंभ में कह चुका हूं कि दोनों राष्ट्रों की अपनी अपनी विचारधारा थी। जहां अमेरिका पूंजीवाद का नेतृत्व करता था वहीं सोवियत संघ साम्यवाद। जहां अमेरिका का उद्देश्य था साम्यवाद का अंत करना और पूंजीवाद का प्रसार, ठीक वही उद्देश्य सोवियत संघ का भी था कि पूंजीवाद का अंत करना और साम्यवाद का विश्व में प्रसार कर रहा है। इसलिए इनकी सोच अपने अपने विचारधारा को प्रसारित करने की थी। इसके लिए दोनों देशों ने लोक कल्याणकारी योजनाओं, गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर ऊंचा करने जैसे अपरिहार्य कार्यक्रमों की कीमत पर अस्त्रों की शक्ति, परमाणु शस्त्रों के निर्माण तथा सैनिक गठबंधनों पर बल दिया था। ये तो उनकी विचारधारा थी, एक तरफ पूंजीवाद और एक तरफ साम्यवाद। दोनों ने इस विचारधारा को प्रसार करने के लिए अपने जो लोक कल्याणकारी कार्य हो सकते थे, जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाना, जनता के लिए गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम बनाना, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रयास करना, वो प्रयास उन्होंने नहीं किया। उनका उस समय एक ही ध्येय था कि अस्त्र शस्त्र शक्ति संपन्न होना, यानी कि नए नए अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण करना, परमाणु अस्त्रों का निर्माण करना, सैन्य गठबंधनों का निर्माण करना, जैसे कि परमाणु बम बनाए गए, हाइड्रोजन बम बनाए गए, न्यूट्रॉन बम बनाए गए, रासायनिक बम बनाए गए। और जैसे कि अमेरिका ने एक बम बनाया मदर ऑफ द ऑल बम्स, ठीक उसका प्रत्युत्तर सोवियत संघ ने दिया फादर ऑफ द ऑल बम्स। तो पहले इनका उद्देश्य एक ही था, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हथियार बनाना और सैन्य गठबंधन बने। जैसे अमेरिका ने नाटो बनाया, सीटो बनाया, सेंटो बनाया और एंजस बनाया, रियो बनाया, वैसे ही सोवियत संघ ने बनाया वार्सा पैक्ट। ये पहले जब शीत युद्ध था उस दौरान उनकी ये प्राथमिकताएं हुआ करती थी। अब दोनों ने अनुभव किया कि अपने संसाधन और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करना चाहिए। अब दोनों ने सोचा कि ये सब कुछ करने से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ विनाश ही होगा। इसलिए इनका दृष्टिकोण बदला, इनकी सोच बदली, इनकी प्राथमिकताएं बदली और इन्होंने सोचा कि अब अपने पास जो भी संसाधन है, जो भी तकनीकी ज्ञान है, उसका प्रयोग अस्त्र शस्त्र निर्माण करने की बजाय अगर जनता की भलाई के लिए किया जाए तो वो अपने लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना अब इनकी प्राथमिकता में शामिल हो गया। शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण। शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, एक निलंबित मृत्युदंड के समान था। इसे गर्म युद्ध से भी भयानक माना गया क्योंकि इसको स्नायु युद्ध कहा जाता था, जो मस्तिष्क में यहाँ से लड़ा जाता था। सारे दिन दिमाग में योजनाएं बनते थे किस प्रकार से दूसरे पक्ष को पटखनी दी जाए, कैसे उसको पराजित किया जाए, कैसे उसको कमजोर किया जाए, आदि चीजें चलती थी। इसलिए शीत युद्ध को एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कहा गया, शीत युद्ध को एक भयानक युद्ध भी कहा गया, एक स्नायु युद्ध भी कहा गया, एक निलंबित मृत्युदंड के समान भी कहा गया, एक भयानक युद्ध भी कहा गया जो गर्म युद्ध से भी भयानक था। प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व जो गर्म युद्ध के रूप में जाने जाते हैं, इनका एक दिन अंत हो जाता है, लेकिन शीत युद्ध तो ऐसा था जिसका अंत भी संभव नहीं था। दोनों को आशंका होने लगी कि शीत युद्ध कभी भी शस्त्र युद्ध में परिणत हो सकता है और उसका परिणाम होगा भयंकर विध्वंस। अब दोनों को लगा कि अगर दोनों के मध्य संघर्ष हुआ तो वो संघर्ष इतना भयानक होगा, इतना विध्वंसक होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अब दोनों के पास बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु शस्त्र थे और एक दूसरे को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। इसीलिए शीत युद्ध का जो तनावपूर्ण वातावरण था उसको समाप्त करना आवश्यक था और इसी के लिए ही जो मतलब प्रयास हुए उसी को दितांत कहा गया। साम्यवादी गुटबंदी का ढीलापन। बदले अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में साम्यवादी गुट की एकजुटता टूटने लगी और साम्यवादी दुनिया में शक्ति के अनेक प्रतिस्पर्धी केंद्रों का उदय हुआ जो मॉस्को से स्वतंत्र रहने की चेष्टा करने लगे। साम्यवादी दुनिया की ठोस एकता की जगह वहां बहुत ध्रुवीयता के तत्व दृष्टिगोचर होने लगे। जो राज्य
साम्यवादी झंडे के तले थे, हम यूं कहें सोवियत संघ के तले थे। अब वो राज्य भी धीरे धीरे शक्ति के रूप में स्थापित होने लगे। उनमें भी एक बहुध्रुवीयता दृष्टिगोचर होने लगी, यानी कि शक्ति का एक केंद्र नहीं बल्कि कई केंद्र बनने लगे। और ये जो दूसरे राज्य धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे थे, साम्यवादी राज्य, ये अब सोवियत संघ से अलग होकर अपना खुद का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगे। और इसके कारण से धीरे धीरे साम्यवादी जो गुटबंदी थी वो बिखरने लगी, वो टूटने लगी, वो अलग होने लगे, एक दूसरे के प्रति मुखर होने लगे, एक दूसरे का विरोध करने लगे। इसलिए साम्यवाद का वो आवरण नहीं रहा जो आवरण 1945 के बाद स्थापित हुआ था। चीन सोवियत संघर्ष के फलस्वरूप सोवियत संघ के लिए चीन के मुकाबले अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका से शांतिपूर्ण संबंध विकसित करना आवश्यक हो गया। एक तरफ सोवियत संघ भी साम्यवादी था और दूसरा उसका पड़ोसी चाइना भी साम्यवादी। जहां सोवियत संघ में, रशिया में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, वहीं चीन में 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई। दोनों साम्यवादी बन गए थे। और आश्चर्य इस बात का कि साम्यवादी होने के बावजूद भी चीन और सोवियत संघ में संघर्ष देखा गया, शक्ति संघर्ष। दोनों में युद्ध हुआ और सोवियत संघ ने चीन की बहुत बड़ी भूमि अपने कब्जे में ले ली। और ये था साम्यवाद का साम्यवाद से टकराव। अब चीन सोवियत संघ को आंखें दिखाने लग गया, उसकी बराबरी करने की चेष्टा करने लग गया। और अमेरिका को, सोवियत संघ को लगा कि अगर चीन से प्रतिस्पर्धा रखनी है, अगर चीन के मुकाबले अपने को मजबूत होना है, तो इसके लिए अपने को अमेरिका से संबंध मजबूत करने पड़ेंगे, मधुर करने पड़ेंगे। इसीलिए सोवियत संघ ने अमेरिका से संबंध सुधारने की चेष्टाएं की। और मतलब था, उसका उद्देश्य था कि चीन से अपने आप को ज़्यादा मजबूत स्थापित करना। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका, गुटनिरपेक्षता का दायरा इतना बढ़ता गया कि दोनों ही गुटों में दरारें पड़ने लगी। गुटों में संलग्न राष्ट्र भी धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता अपनाने लगे। पाकिस्तान, पुर्तगाल, रोमानिया, ईरान जैसे देश धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने लगे। एक बड़ी भूमिका इस द्वितार्थ की राजनीति में रही गुटनिरपेक्ष देशों। हम ये जानते हैं कि 1961 में यूगोस्लाविया में गुटनिरपेक्ष देशों का, जिसे अफ्रो एशियाई देश कहते थे, उनका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ और धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता मजबूत होता चला गया। गुटनिरपेक्षता के मंच पर दोनों महाशक्तियों को, यानी कि अमेरिका को भी, सोवियत संघ को भी आमंत्रित किया जाता था, वार्तालाप होती थी, मंच प्रदान किया जाता था। और फिर जो राज्य गुटबद्ध थे, यानी कि अमेरिका के गुट में या सोवियत संघ के गुट में शामिल थे, वो धीरे धीरे गुटों से अलग होने लगे और गुटनिरपेक्षता में शामिल होने लगे। जैसे पाकिस्तान है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, ईरान है, ये देश अब गुटनिरपेक्ष बन गए, ये गुटों के साथ नहीं थे। इसलिए गुटबद्धता जो थी, गुट की जो राजनीति थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगी और उन राज्यों ने भी गुटबद्धता का विरोध करना शुरू कर दिया और वो गुटनिरपेक्षता में शामिल होने लग गए। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने स्वतंत्र विदेश नीति पर ही नहीं बल्कि शांति और सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। गुटनिरपेक्षता एक ऐसी धारणा थी जो स्वतंत्र विदेश नीति पर चलती थी, किसी गुट के मातहत नहीं थी, किसी गुट से बंधी हुई नहीं थी, किसी गुट की नीति मानने वाली नहीं थी। और वो ये चाहते थे कि विश्व में शांति और सहयोग की भावना कायम हो। इसीलिए गुटबद्ध राष्ट्र भी धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता अपनाने लगे। तो इसमें एक बड़ा रोल जो था वो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का भी था। बहुकेंद्रवाद का उदय, द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व द्विध्रुवता की ओर बढ़ा, लेकिन शनै शनै विश्व बहुकेंद्रवाद की ओर अग्रसर होने लगा। 1963 से 1979 कालावधि में शक्ति के केवल दो ही नहीं अपितु बहुत सारे केंद्र हो गए। देखिए, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उस समय शक्ति के केवल दो ही केंद्र रह गए, एक तो था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 1960 के दशक के बाद से शक्ति के और भी केंद्र उभरने लगे। पहले दो ही केंद्र थे, विश्व द्विध्रुवीय था। अब शक्ति के और भी केंद्र होने लगे, धीरे धीरे दो अन्य राज्य भी शक्ति के केंद्र के रूप में उभरने लगे। तो अब विश्व बहुकेंद्रवाद या बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर होने लगा। 1963 से 1979 का जो काल है, इस काल में बहुत सारे राज्य शक्ति के केंद्र के रूप में उभरे, जैसे ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत अणुशक्ति स्वामी बन गए। तो जापान, पश्चिमी जर्मनी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र थे। अब केवल इन दो महाशक्तियों का ही वर्चस्व नहीं था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, यानी कि एक केवल अमेरिका और सोवियत संघ नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन भी, चीन, फ्रांस और भारत, ये राज्य भी परमाणु शक्ति संपन्न बन गए।
यानी कि परमाणु शक्ति के मामले में जहां तक अब तक केवल दो ही देशों का दबदबा था, अमेरिका और सोवियत संघ का, वहां पर और भी देश परमाणु शक्ति संपन्न बन गए और साथ साथ जापान, पश्चिमी जर्मनी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय बहुत बड़ी विश्व की आर्थिक शक्तियां बन गई, आर्थिक ताकत बन गई, तकनीकी शक्तियां बन गई। इसलिए इनका जो वर्चस्व था इन दो महाशक्तियों का, वो वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। यथार्थवादी चिंतन की प्रवृत्ति, अमेरिका व सोवियत संघ के लिए इनके मित्र बोझ साबित हो रहे थे। दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी कोरिया, फार्मोसा, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका पर, जबकि पूर्वी जर्मनी, उत्तर कोरिया, चीन, रोमानिया, अल्बानिया सोवियत संघ पर भार थे। एक बड़ी सोच थी कि ये जो राज्य हैं, जैसे अपने नाम लिया कि दक्षिणी वियतनाम, दक्षिण कोरिया, फार्मोसा जिसे आज अपन ताइवान कहते हैं, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ये राज्य अमेरिका पर बोझ थे, क्योंकि इन राज्यों की सारी व्यवस्थाएं, सारा तंत्र अमेरिका संभालता था। इनकी आर्थिक, सैनिक, तकनीकी समस्त सहायता अमेरिका करता था और इसके कारण से ये इनके लिए सफेद हाथी साबित हो रहे थे, ये इनके लिए बोझ साबित हो रहे थे। और उसी प्रकार से पूर्वी जर्मनी, उत्तर कोरिया, चीन, रोमानिया, अल्बानिया, ये राज्य सोवियत संघ के ऊपर भार थे, क्योंकि सोवियत संघ इनकी बहुत भारी आर्थिक मदद किया करता था। और इसके कारण से दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ धीरे धीरे आर्थिक स्थिति लचर होने लगी। उनको लगा कि इन देशों का भार उठाने की बजाय अगर इनसे दूरियां बनाकर खुद अपने संबंध अच्छे कर ले तो कम से कम इनका बोझ तो नहीं उठाना पड़ेगा। बस ये एक बड़ा कारण था। महाशक्तियों ने यथार्थवादी रुख अपनाते हुए महसूस किया कि अन्य देशों की मित्रता के स्थान पर पारस्परिक संबंधों में नितांत अधिक विश्वसनीय, लाभकारी एवं कम खर्चीला है। यानी उन्होंने सोचा कि इन देशों की मित्रता जो उनके लिए बोझ साबित हो रही है, उसके बजाय आपस में ही मित्रता कर ले, कम से कम इनका बोझ तो नहीं उठाना पड़ेगा, इनका बोझ तो नहीं सहन करना पड़ेगा। बस इस बात पर जब इन्होंने मनन किया तो लगा कि ये ज़्यादा ठीक है, ये कम खर्चीला उसकी बजाय कि इन पर खर्च करे, इससे अच्छा है कि आपस में ही कर ले, ताकि खर्च तो कम हो और अपना ही लाभ हो। तो यही सोचकर इन्होंने जो कदम उठाए उसको ही दितांत कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी दुनिया की भूमिका। तीसरी दुनिया और अफ्रीकाई राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। संघ में महाशक्तियों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। संघ में इनकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या ने भी शीत युद्ध की उग्रता को कम किया। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसके समय मात्र 51 राज्य इसके सदस्य थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला गया, इनके देशों की संख्या बढ़ती चली गई। और खास बात ये थी कि ये सारे के सारे देश तीसरी दुनिया के देश थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात धीरे धीरे महाशक्तियों के चंगुल से मुक्त हो रहे थे। उपनिवेशवाद का विघटन हो रहा था और नए राज्यों का उदय हो रहा था। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश जो अभी तक किसी महाशक्ति के गुलाम थे, वो आज़ाद हो गए और आज़ाद होने के साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली। संयुक्त राष्ट्र संघ में धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती चली गई और अपनी बढ़ती संख्या के आधार पर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अपने अधिकारों के लिए मांग मजबूत करना प्रारंभ कर दिया, मांग उठाना प्रारंभ कर दिया, आवाज़ बुलंद करना प्रारंभ कर दिया। तो इस स्थिति में जो इन महाशक्तियों का बोलबाला संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ करता था, वहां पर इनका धीरे धीरे दबदबा कम होने लगा। तीसरी दुनिया के देश मजबूत स्थिति में आ गए, उन्होंने आवाज़ बुलंद की और अपने अधिकारों की मांग की। परिणाम ये हुआ कि अब इन दो महाशक्तियों का वर्चस्व इस संयुक्त राष्ट्र संघ पर नहीं रहा और तीसरी दुनिया ने अपनी संख्या बल के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। महासभा में ये बहुत बड़ी संख्या में हुआ करते थे और महासभा के निर्णय फिर इनकी इच्छा के अनुसार होने लगे। अब अमेरिका की और सोवियत संघ की जो पहले दादागिरी चलती थी, वो दादागिरी अब समाप्त हो गई। तो इस कारण से भी इनका वर्चस्व कब हुआ? यूरोपीय राष्ट्रों का भय। प्रथम व द्वितीय महायुद्ध यूरोप की धरती पर लड़ा गया। वे आणविकता संपन्न किसी भी तनाव में डूबने को तैयार नहीं थे। यूरोपीय राष्ट्रों की इस अनुभूति का अमेरिकी विदेश नीति पर सीधा दबाव पड़ा और वो स्थिरता की ओर तत्पर हुई। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ओढ़ ली थी, अपना ली थी। और पहले तो चलो ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जो भी नुकसान हुआ यूरोप को हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में एक बड़ी चीज़ सामने आई। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध भी यूरोप की धरती पर लड़ा गया, लेकिन इसमें एक चीज़ का प्रयोग हुआ, वो था परमाणु बम का, और जिसने जापान के 2 नगरों को समाप्त कर दिया था, वहाँ की जनसंख्या को समाप्त कर दिया था। आज भी उसके परिणाम अपन देख रहे हैं। अब यूरोप को लगा कि अगर दोनों महाशक्तियों के बीच में ऐसी प्रतिस्पर्धा रही तो फिर से तीसरा महायुद्ध हुआ, तो तीसरा महायुद्ध भी यूरोप में ही लड़ा जाएगा, क्योंकि रसिया या सोवियत संघ यूरोपीय राष्ट्र था। तो उनको लगा कि अगर ऐसा हुआ तो अब तो दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु बम है। पहले तो केवल जापान ने भुगता था, अब पूरा यूरोप भुगतेगा।
और अगर परमाणु युद्ध विध्वंसक हो गया तो यूरोप का पूरा के पूरा सफाया हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, जो यूरोपीय राष्ट्र थे, वो इस परमाणु शक्ति संपन्न द्वंद्व में डूबने के लिए, कूदने के लिए, शामिल होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इस कारण इनका जो दबाव था वो दबाव अमेरिकी विदेश नीति पर पड़ा और अमेरिकी विदेश नीति आके धीरे धीरे शिथिल होने की ओर अग्रसर हुई थी। तो यही कुछ कारण थे जो इस शीत युद्ध की एक प्रकार से ढीलेपन और तनाव शिथिलता लाने के, तो ये दिता यह तनाव शिथिल कुछ ऐसे कारण थे जो एक समय दोनों महाशक्तियों में तनाव में शिथिलता लाने के लिए हुए। और इस तनाव में शिथिलता का परिणाम ये निकला कि एक समय आया जब दोनों महाशक्तियां करीब आई और इसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दितांत कहते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।